ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अपनी बात में आज हम मुलाकात करेंगे सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले समाज सेवा और कई पुरस्कारों से सम्मानित शरद जी बागड़ी से और जानेंगे उनके जीवन के संघर्ष और कुछ अनछुए पहलू को। तस्वीर वो नहीं होती जो सिर्फ कैमरे में कैद हो, तस्वीर तो वो भी होती है जो दिलों को छू जाए। ऐसा ही व्यक्तिमत्व है समाजसेवी शरद गोपीदास जी बागड़ी का। कर्मशीलता जिनका ध्येय है और निस्वार्थ समाज सेवा जीवन का उद्देश्य। ऐसे शख्सियत के जीवन के संघर्ष और भविष्य की योजनाओं को जानेंगे उन्हीं की जुबानी। शरद बागड़ी जी का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ, लेकिन उनके पिता के सीधेपन का फायदा लोगों ने उठाया, जिस वजह से शरद बागड़ी जी ने युवा अवस्था से ही संघर्ष कर अपना भविष्य बनाया। मेरे दादाजी श्री लेट गोवर्धन दास जी बागड़ी तथा मेरे पिताजी गोपीदास जी बागड़ी ये बीकानेर से बिलोंग करते हैं। मेरे पिताजी 1956 में बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे। मेरा जन्म मुंबई में हुआ है और मुंबई के बाद वो लोग नागपुर शिफ्ट हो गए। मेरे पिताजी 4 भाई थे, बहुत सीधे आदमी थे। यानी उनका ऐसा था, गांधी जी की पॉलिसी पे चलते थे, किसी ने 1 थप्पड़ मारा तो मेरे को 4 थप्पड़ और मार लो। मेरा बचपन वैसे भी था। फैमिली बहुत अच्छी थी, बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। हम बीकानेर से बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन मेरे बाबूजी के सीधेपन का फ़ायदा सब ने लिया और ये मैं बचपन से देखता आया। उसके बाद में मेरा एजुकेशन सोमलवार हाई स्कूल में नागपुर में हुआ। कॉलेजिंग जीएस कॉमर्स कॉलेज नागपुर में हुई। ये करने के बाद मैं बॉम्बे गया। ICWA मैंने बॉम्बे से किया, कॉस्ट अकाउंटिंग। बिजनेस मैनेजमेंट मैंने बॉम्बे से इंडियन मर्चेंट चेंबर से किया। उसके बाद में CA मैंने लोया बागड़ी एंड कंपनी नागपुर से किया। ये करने के बाद ये करते करते ही मुझे डायमंड सीमेंट बिरला जी की कंपनी का C&F एजेंट का ऑफ़र मिला, मेरा एजुकेशन को देखते हुए। तो वह मैं 1983 से मैंने जो शुरू किया तो 2000 तक 18 साल तक मैं मैसूर सीमेंट बिरला जी की कंपनी, जिनका प्रोडक्ट डायमंड सीमेंट था, और जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड JP रेवा सीमेंट, इनका 1983 से 2000 तक पूरे महाराष्ट्र का C&F एजेंट था। हमारे अंडर में पूरा महाराष्ट्र के जितने डीलर थे वो थे। यह मेरी लाइफ पूरी स्ट्रगल की इसलिए गई कि मेरे फादर बहुत सीधे थे। मेरे फादर का देने में विश्वास था, न किसी से हिसाब करना न कुछ करना। उसका फ़ायदा उठाते उठाते 2000 पर मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई कि इतना सब करने के बाद में भी जब मैंने फाइनल बैलेंस शीट देखा तो मैं 0 था। वहाँ से मेरा शुरू हुआ। तो एकदम से सडन मुझे शेयर में बहुत इंटरेस्ट था, इन्वेस्टमेंट और पढ़ाई में। मेरा मैंने ऑफिस के अंदर भी बैठकर मैं डोंगरे महाराज की किताब, रामसूखदास जी की किताब और इंडिया टुडे बिजनेस की मैगजीन्स पढ़ता था। तो मैंने उसका सदुपयोग करके शेयर मार्केट में कारगिल वॉर के समय में शुरू हुआ। मैं सट्टेबाजी बिल्कुल नहीं करता, मैं रोज़ की ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करता। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे बिलीव करता हूँ। थीम देखकर, मार्केट की कंडीशन देखकर इन्वेस्टमेंट करता गया। उसका फ़ायदा मुझे मिला कि 2000 में बहुत अच्छा पैसा बना। हम लोग उस समय जुड़ गए थे कांचीपुरम में जयेंद्र सरस्वती से। वहाँ मैं 1983 से 2002 तक हर 6 महीना साल में मैं वहाँ रहता था उनके मठ में। उनसे मुझे बहुत शिक्षा मिली, उन्होंने मुझे कई बातें सिखाई। इसके बीच में यहाँ प्रीति सुधा जी का कैंप भी लगा था यशवंत स्टेडियम में। मैंने पूरा 4 महीना वो कैंप अटेंड किया। वहाँ से मेरी लाइफ पूरी बदल गई। संघर्ष के दौर में किसी शॉर्टकट को ना अपनाते हुए शरद बागड़ी ने सही तरीके से पैसा कमाया। जिंदगी के उतार चढ़ाव के बावजूद समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए समाज के वृद्धों के लिए सपना देखा। 2002 में मेरे वाइफ को ब्रेन हेमरेज, जिसको मलेरिया बुखार बोलते हैं, उस समय बहुत ज़बरदस्त विदर्भ में चला था। मेरी वाइफ 6 महीना कोमा में थी। उस समय मेरा जितना भी मैंने कमाया था वो सब मेरा वापस से शून्य हो गया। मैं इतना घबरा गया था कि 2 बच्चे थे, मेरा बच्चा इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था,
एक मारवाड़ी बनिया किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकता। और मेरा दोस्त अनुज बढ़ जाते एंड कंपनी वाला, जिनके साथ मैं शेयर का काम करता था, उसने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, मॉरल। उस सपोर्ट के चलते वापस से मैंने हिम्मत करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। अब मैंने गरीबी देखी, मैंने तकलीफ देखी, मैंने बचपन से सब कुछ देखा। तो मैं और मेरे मदर का एक ही था कि हर मनुष्य कुछ ऋण लेके पैदा होता है। एक मातृ ऋण, पितृ ऋण, पुत्र ऋण, बच्चों का ऋण और समाज का ऋण। हम सब मातृ ऋण, पितृ ऋण, बच्चों का ऋण पूरा करके भूल जाते हैं। मैंने सिर्फ मेरे फादर मदर का जो सिखाई हुई दिशा थी, समाज का ऋण, वो करने के लिए मैंने ये सोचा कि मेरे बच्चे वेल सेटल हो गए। 1976 से 1990 तक मेरी सोशल लाइफ बहुत अच्छी थी। यानी मैं लियो क्लब का प्रेसिडेंट था, लॉयर क्लब का प्रेसिडेंट था, बीकानेरी पंचायत में था, नाग विदर्भ चैम्बर का एग्जीक्यूटिव मेंबर था, सीमेंट चैम्बर एसोसिएशन मैंने फॉर्म किया था, मैं सेक्रेटरी था। इस तरह से मैं कई एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था। लेकिन घर की परिस्थिति, बच्चे बड़े हो रहे, माता पिता बूढ़े हो रहे, तो उनके तरफ ध्यान देना, एक अकेला लड़का, तो मैंने सब छोड़ दिया था। 2014 में मेरे बेटे ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि पापा आपकी सोशल लाइफ इतनी अच्छी थी, आप फिर से ज्वाइन कीजिए। तो मेरे पुराने दोस्त मिलते चले गए, मैंने लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब में पदार्पण किया। वहाँ से मेरे को वापस एक दिशा मिली। मेरा मूल उद्देश्य वृद्धाश्रम है। आज इंडिया के अंदर में यूएनओ की रिपोर्ट के हिसाब से भी वृद्ध बुजुर्गों की हालत बहुत बुरी है। उसमें एक चीज़ बहुत ऐड हो गई, हमारे बच्चे पढ़ने विदेश जा रहे हैं, वो भी ज़रूरी है, समय के हिसाब से चलना ज़रूरी है। तो उसमें हो ये रहा है कि बच्चे अपने माता पिता को, चाहे मजबूरी हो चाहे परिस्थितिवश हो, छोड़ के बाहर जा रहे हैं। नागपुर से पूना चले गए, बम्बई चले गए, विदेश चले गए। तो यहाँ आप नागपुर में भी सर्वे करोगे तो कई घर ऐसे हैं कि जिसमें सिर्फ माता पिता अकेले घर में रहते हैं। मतलब ऐसा हो गया कि वो एक्चुअली वृद्धाश्रम में नहीं भी रहे तो उनका घर वृद्धाश्रम ही हो गया, कि सिर्फ वहाँ पर वृद्ध बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। अब वृद्धाश्रम में जाते हैं, हम वृद्धाश्रम में जाके मिठाई बांट देते, कंबल बांट देते, साड़ी दे देते। मैंने वहाँ जाकर एक चीज़ महसूस की कि उनको ये भौतिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उनको अपनापन चाहिए, उनको प्यार चाहिए। हम समाज में यह चीज़ भूल जाते हैं कि वो अकेले हैं, वो अपने बेटे बहू को, बेटी बेटियों को मिस करते हैं। हम सिर्फ कंबल बांटकर, मिठाई बांटकर अपना फर्ज पूरा करना चाहते हैं, जो गलत है। हमने उन्हें टाइम देना चाहिए। तो मैं कंटिन्यूसली वृद्धाश्रम जाने की कोशिश करता हूँ और मेरा आगे का जो ध्येय है वो भी यही है कि किसी तरह से अपन ऐसा कुछ कर सके कि वृद्धाश्रम खुले ही नहीं, मनुष्य को वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। और ये वृद्धाश्रम की जो संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये विदेशी संस्कृति है। ये वृद्धाश्रम अपने हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी सभ्यता पर एक बहुत बड़ा कलंक है। समाज में जहां बुजुर्गों को सिर्फ आवश्यक और भौतिक वस्तुएं दी जा रही है, वही शरद बागड़ी वृद्धों को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। अकेले में जिंदगी की खुशियों से दूर जाने वाले बुजुर्गों को उम्मीद की एक किरण दी है। मेरा एक आगे का सपना ये है, मैं बचपन में अगर जाऊं तो मैं रामदासपेट से गांधीबाग बस में जाता था। लोहा पुल के नीचे से जब बस गुजरती थी तो वहाँ पर पुल के नीचे कई वृद्ध भिखारी बैठे रहते थे। मैं बचपन से भी मेरे मन में एक इच्छा होती थी कि ये क्यों, इन लोगों को कुछ काम दिया जाए, इन लोगों को कुछ प्रोडक्टिव चीज़ पे रखा जाए, इन लोगों के लिए कुछ किया जाए। अब जैसे जैसे हम वृद्धाश्रम में जाते हैं, वहाँ देखते हैं तो पैसा देने वाले, कंबल बांटने वाले, मिठाई बांटने वाले ढेरों हैं। हर NGO, हर सामाजिक संस्थाएं यही काम करती है। लेकिन मैं अलग हटकर सोचता हूँ, उनको समय की ज़रूरत है, उनको आपके अपनापन की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं पंचवटी वृद्धाश्रम गया तो पंचवटी वृद्धाश्रम में हम पूरी गाड़ी भर के मिठाइयाँ लेकर गए, सब गए। वहाँ पर 3-4 बुजुर्ग महिलाएं धीरे से हमारे पास आई और हमारे पास आके उन्होंने एक चिट दिया कि मैं अपने बेटी से बात करना चाहती हूँ, मेरे को फ़ोन लगा दो। मैं अपने बेटे से बात करना चाहती हूँ, मेरे को फ़ोन लगा दो। उनकी आंखों में एक सपना था, वो अपने बच्चों को मिस करते थे। तो हमने कोशिश ये करना चाहिए कि एक एक NGO, एक एक वृद्धाश्रम अडॉप्ट करें और अडॉप्ट करके उसमें समय दें। हम एक फिक्स करें कि हम ये समय देंगे। दूसरा एक उसका एक उपाय ये हो सकता है कि जैसे जो लोग वृद्धाश्रम में नहीं है, जो अपने घर में, लेकिन उनका घर ही वृद्धाश्रम बना हुआ है,
सिर्फ बूढ़ा बूढ़ी अकेले हैं, वो लोनली फील करते हैं। अच्छा, अगर आप उनके पास नहीं जाते हो तो वो डिप्रेशन में जाते हैं। बीमारी का एक कारण डिप्रेशन भी है। वो शरीर से हष्ट पुष्ट है, लेकिन धीरे धीरे वो मानसिक रोगी होते जा रहे हैं क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह से एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जिसके अंदर मोहल्ले में ये जितने भी बुजुर्ग घर में अकेले रहते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। उनकी लिस्ट बनाकर हफ्ते में उनके बर्थडे मनाए जाए, उनके एनिवर्सरीज मनाई जाए, उनके पास हम जाए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लेके जिस पे वो लोग आ सके। 80% लोग शाय नेचर के होते हैं, मतलब वो खुद बाहर निकलना नहीं चाहते। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हर आदमी खुल के नहीं बाहर आता। कई लोग इंटरनली यानी सहन करते हैं, बोलते भी नहीं है। तो उनको बाहर निकालना, उनकी समस्याएं समझना, उनको हंसाना, उनको याद दिलाना उनका बर्थडे कब है, उनकी एनिवर्सरी कब है, मतलब वो अपने बच्चों को मिस नहीं करे। इस तरह से अगर हम समाज में करेंगे तो वृद्धों की स्थिति भी अच्छी होगी, बीमारियां भी कम होगी और देश भी तरक्की करेगा। एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। एक नेट कैफ़े में आप रात को चले जाइए, आज का माहौल मैंने बहुत स्टडी किया है। नेट कैफ़े में कैफ़े वाला वो रात को उन बच्चों के यूएस से, इंग्लैंड से, अमेरिका से ईमेल आते हैं, है ना। वो ईमेल में वो पैसा भेजते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की बात करते हैं, लेकिन वो ये नहीं करते कि दादा दादी, पापा मम्मी की मानसिक स्थिति क्या है। वो अपने इसमें मस्त है, बढ़िया पैसा कमा रहे, वहाँ से पैसा भेज रहे। उन पैसे की उन वृद्धों को जरूरत नहीं है। आप नेट कैफे पे जाओगे तो आप देखेंगे रात को 10 बजे 11 बजे वृद्ध लोग बेचारे आँख में पानी लेकर वो मेल पढ़ते हैं। वो मेल का ट्रांसफ़र करके बेचारा नेट वाला बताता है और नेट वाला ही उसका जवाब देता है। उसमें 90% इसमें सिर्फ पैसे का लेन देन, प्रॉपर्टी का लेन देन, यही बात रहती है। उनकी मानसिक स्थिति समझने की कंडीशन किसी के पास नहीं। तो आज अगर हमको समाज को सुधारना है तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वृद्धों की मानसिकता समझना, उनके लिए कुछ करना कि वो डिप्रेशन में नहीं जाए। और इसी तरह देश और वातावरण हम सुधार सकते हैं। गंगाधर तिलक ने बहुत अच्छा कहा था कि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से देश बनता है। तो जब तक हम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेंगे, चाहे गरीब हो, चाहे मानसिक स्थिति का गरीब आदमी हो, ये जो वृद्ध है ये कई मानसिक स्थिति के गरीब है, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, इनके खुद के मकान है, प्रॉपर्टी है, ये रिटायर्ड है, इनको पेंशन मिलता है, बच्चे पैसे भेजते हैं, लेकिन ये मानसिक रूप से बहुत गरीब है। तो मानसिक गरीबी यानी भौतिक गरीबी से ज़्यादा दुखदायी होती है। यानी उसमें आदमी अंदर ही अंदर घुटता है, अंदर ही अंदर धीरे 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 उनका शरीर खत्म होता है। औरों से अलग अपने इन्हीं विचारों और कार्यों के लिए शरद बागड़ी जाने जाते हैं और इसीलिए उन्होंने रोटरी क्लब ऑफ नागपुर इलाइट के अंतर्गत प्रस्तुत एक्सीडेंट फ्री नागपुर प्रोजेक्ट के लिए परिवहन मंत्री दिवेकर रावते द्वारा सम्मानित भी किया गया है। साथ ही वे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों भी सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। समाज के उत्तरदायित्व को समझते हुए बागड़ी जी ने राज्य स्तर के कई सफल कार्यक्रम भी आयोजित किए और समाज के लिए निरंतर सेवा देने के लिए लायंस क्लब द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया। शरद बागड़ी जी का संपूर्ण जीवन न सिर्फ एक पुत्र और पिता के तौर पर प्रेरणा देने वाला है, बल्कि समाज सेवा के तौर पर उनके द्वारा किया गया निस्वार्थ और निष्ठापूर्ण कार्य सराहनीय है।